कूल जोहार साथियों, स्वागत है आपका जल जंगल ज़मीन के इस नए एपिसोड में। मैं हूं साहिल आज़ाद और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। न्यूज़ पिंच के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई है, बस्तर खून की नदी। अभी तौफीक कैमरा बंद कर दो, क्योंकि आगे थोड़ा ज़्यादा गहरा यूं तो इसे वो डॉक्यूमेंट्री कह रहे हैं, पर अगर आप इस वीडियो को थोड़ा क्रिटिकल नज़र से देखें तो आपको पता चलेगा ये एक राज्य प्रायोजित, स्टेट स्पॉन्सर्ड एक पीआर एक्टिविटी है, जहां पर आपको राज्य की अच्छाइयाँ, माओवादियों की खामियां, आदिवासियों का बेचारापन, इन सब के बारे में एक नरेटिव फैलाने की कोशिश की गई है इस मूवी के द्वारा। इस वीडियो में हम ये काम करने वाले हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में जिन भी दावों की बात की गई है उन दावों को एक एक करके देखें और उसको हम परखें, जांचें कि उनमें सत्य है या फिर सिर्फ झूठ और स्टेट स्पॉन्सर्ड नैरेटिव को पेडल करने का एक तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है जहां पर आपको झरने, नदी, पहाड़ियां, जंगल, जंगल की खूबसूरती, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसमें इस डॉक्यूमेंट्री के दो मेन किरदार हैं, मुख्य किरदार। बस्तर टॉकीज के रानू तिवारी बस्तर में जंगल है, जंगल में पेड़ हैं और पेड़ के हर पत्ते पे कहानी। और न्यूज़ पिंच के अभिनव पांडे। बस्तर के जंगलों में सालों से तभी इस कहानी को, हर चुनौती को पार करते हुए आप तक निकाल कर ले आए। रानू तिवारी कहते हैं कि बस्तर के हर पेड़ के हर पत्ते में एक नई कहानी है। और अगर आपको इतिहास पता हो, बस्तर का इतिहास पता हो, झारखंड का इतिहास पता हो, तो आपको पता होगा किस तरीके से यहाँ के जंगलों को लगातार हर सरकारों ने काटा है, यहाँ के आदिवासियों को विस्थापित किया है, यहाँ के लोगों को, जानवरों को, यहाँ के जनजीवियों को, सबको एक एक करके मारा गया। क्यों? कंपनियों को सौंप देने के लिए। अडानी हो, अंबानी हो या बाहर की कंपनियां हो, कोरिया कंपनियां हो, इंडोनेशिया कंपनियां हो। पर आप जब शुरुआत करते हैं डॉक्यूमेंट्री की, जहां आप झरने, नदी दिखाते हैं, तो आप ऐसा दिखाते हैं जैसे कि झरने, नदी को बचाने की लड़ाई की जा रही है। पर यह लड़ाई ठीक इसकी उलट है। यहां पर झरने, नदी, पहाड़ियां, इन सबको काटा जा रहा है। तो जब रानू तिवारी कहते हैं कि यहां के हर पत्ते में एक कहानी है, तो कौन सी कहानी, कौन से पेड़, कौन से पत्ते की बात कर रहे हैं रानू तिवारी? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। 2015 से 2020 तक सिर्फ 5 सालों में, और ब्राजील से ठीक बाद, हम लोगों ने भारत में करीब 7 लाख हेक्टेयर जंगल को काट दिया है। गढ़चिरौली की बात करें, महाराष्ट्र की, तो वहां पर माओवादियों का जब दमन हुआ, माओवादियों को जब खात्मे की बात हुई, उसके बाद सरकार ने 1 लाख पेड़ काटने की अनुमति दे दी। तो आप जब बात करते हैं पेड़ों की, आप जब बात करते हैं नदी, झरनों की, तो आपको यह समझना पड़ेगा ये सारा जो स्टेट प्रायोजित जो एक कार्यक्रम चल रहा है नक्सलवाद को मुक्त करने का, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है आपके एनवायरनमेंट से, आपके जंगलों से, आपके जो टेम्परेचर जो बढ़ते जा रहे हैं देश में, उससे। और जैसा कि मैंने कहा, गढ़चिरौली की बात करी, ये बस्तर में भी ये सेम हालात है, झारखंड में भी सेम हालात है। चाहे वो बैलाडेला की पहाड़ियाँ हों, बैलाडेला के जंगल हो, सारंडा जंगल हो, जो कि एशिया में सबसे बड़ा साल वृक्ष का जंगल है। अभी भी वहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं माओवादियों के खोजने की, और साथ ही साथ वहाँ पर जंगल काटे जा रहे हैं, टाइगर रिजर्व के नाम पे हो, माओवादियों के खात्मे के नाम पे हो, कुछ भी हो, जंगलों को काटा जा रहा है और वहाँ पर जो बसे हुए ग्रामीण हैं उनको विस्थापित किया जा रहा है। और अगर आप इसका काउंटर देखें तो सरकार कहती है कि हमने पेड़ काटने के साथ साथ, मतलब जंगलों को काटने के साथ साथ, वहाँ पर वृक्षारोपण किया है, वहाँ पर पौधे लगाए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर परिभाषा की ही दिक्कत है। अगर हम ये सोचते हैं कि जंगलों का मतलब कुछ नए पौधे लगा देना है, तो हम लोग बिल्कुल फंडामेंटली तरीके से गलत हैं। पार्क और जंगल में, पौधों का ग्रुप और जंगल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जंगलों का खुद का एक इकोसिस्टम है, वहाँ पर कीड़े मकोड़े, वहाँ के जंगली फूल, फल, नदियाँ, नहरें, सब एक तरीके से टैंडम में, एक तरीके से जुड़े हुए हैं। और इसी पे आधारित, इसी पे निर्भर वहाँ के ग्रामीण हजारों सालों से
जीते आ रहे हैं और आगे भी जीने की इच्छा रखते, अगर ये जंगलों को, जिनकी रानी तुम्हारी बात कर रहे हैं, ये बचता। ये तो रही सरकार की बात। अगर आप मई 2026 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की बात करें तो वो बताते हैं कि किस तरीके से माओवादियों की गिरावट के बाद वहां पर अवैध शिकार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इससे वहां के ग्रामीणों को नुकसान हुआ। ये अवैध शिकारियों ने वहां पर कई बड़े बड़े हिस्से जंगलों के आग लगा दिए। और ये जब कंपेयर किया गया तो बहुत सारे रिपोर्टों ने यह बताया कि जब तक वहां माओवादियों की मौजूदगी थी, किसी ना किसी कारण से, वो इनडायरेक्टली आप बोलना चाहें, डायरेक्टली बोलना चाहें, किसी ना किसी कारण से ये शिकार, ये ऐसे जो शिकारी जो घुस जाते हैं जंगलों में, जो जानवरों को मारते हैं, वहां के लोगों को परेशान करते हैं, वो बहुत दूर थे इनसे। एक बहुत बड़ा रोड़ा था माओवादियों का वहां पर होना। नक्सलवादी करके उनको मारा। जब तक हिडमा वहां पर था तब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उस जंगल में घुसने की और पेड़ पौधे काटने की और वहां के गांवों को खदेड़ने की। जिस दिन हिडमा मारा उसके दूसरे ही दिन वहां का जंगल उधेड़ दिए, गांव वहां के पूरे गांव को पूरा उजाड़ दिया, बेघर कर दिया। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और लेखक मनीष आजाद कहते हैं कि बहुत सारे मायने में माओवादी भारत के सबसे बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं। जिस तरीके से अमेज़न दुनिया का फेफड़ा है, उस तरीके से बस्तर हो, झारखंड हो, वो भारत का फेफड़ा है। और अगर कंपनियों के लूट से कोई इनको बचा पाया है, ये जंगल आज तक बचे हुए हैं, तो वो है सिर्फ माओवादी। तो एक तरफ राजनीतिक कार्यकर्ता माओवादियों को भारत का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल डिफेंडर, एनवायरमेंटलिस्ट कह रहा है, और बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी क्रिटिकल अप्रोच के ये जो पत्रकार है वो माओवादियों को दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक आतंकवादी गिरोह, आतंकवादी संगठन कहता है। और इनका सोर्स क्या है? सोर्स है अमेरिका का टेररिस्ट रिपोर्टिंग। कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग वाला आदमी हो और वो थोड़ा सा पीछे जाए तो उसको पता होगा कि अमेरिका खुद अपने आप में आतंक का दूसरा नाम है। चाहे वो आज मौजूदा तौर पे फलस्तीन में लोगों को मारना हो, बच्चों को, औरतों को, वहां के लोगों को, या फिर 2003 से देख लें, 2001 से देख लें, अफगानिस्तान में, सीरिया में, यमन में, सोमालिया में, हर जगह या तो अमेरिका ने लोकतंत्र स्थापित करने के नाम पे, या तो डायरेक्ट अटैक, या तो वहां के लीडर्स को उठा लेना। और इस कारण से अगर आप नंबर्स की बात करें, संख्या की बात करें, तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। अब अमेरिका जिस तरीके से आतंकवादी संगठनों को परिभाषित करता है, वो बहुत शातिर तरीके से अपने आप को उसमें से हटा देता है। अमेरिका गुप्त ग्रुपों को, क्लैंडस्टाइन अंडरग्राउंड ग्रुपों को कहता है कि टेररिस्ट, जिसका कोई पॉलिटिकल मोटिव है, कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। अगर आप गुप्त पार्ट को हटा दे, सरकार वाले पार्ट को हटा दे और अमेरिका को इस मापदंड से तौले, तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका वाकई में पूरे पूरे मानव इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवाद का गिरोह, आतंकवाद का संगठन है। और इसके बलबूते पे ये सोर्स बिना चेक किए, बिना इस पे जांच पड़ताल किए, इसको तोते की तरह ये टराने लगते हैं और कहते हैं कि माओवादी दुनिया के चौथे सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन। वाह भाई। और ये अमेरिकी साम्राज्यवाद के बेनिफिट में है जब वो भारत के क्रांतिकारी संगठनों को या फिर भारत में जो भी अधिकारों की बात करता है उसको आतंकवाद के दायरे में चिन्हित करे। क्यों? क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है भारत में। अगर आप मेडिकल की बात करें तो अमेरिका का 40 से 50% जो मेडिकल सप्लाईज है वो भारत से आता है। चीप, सस्ती सप्लाईज। अगर भारत इस चीप सस्ती सप्लाईज को रोक दे तो अमेरिका का पूरा जो मेडिकल सिस्टम है वो ढह सकता है। इसी तरीके से अमेरिका बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टेड है भारत में, चाहे वो माइनिंग में हो, चाहे वो संसाधनों की लूट में हो। इन सबके पीछे एक लालच है अमेरिका का, जो कि हमने बाकी के देशों में देखा है। पर यहां की सरकार इस तरीके से ये गेम प्लान करती है कि हमें कुछ पता नहीं चलने देता। हमें लगता है कि हम बहुत ही संप्रभु है, हम बहुत ही इंडिपेंडेंट है, बहुत ही पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है।
और अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ अगर कोई खड़ा है डट के, तो वो है भारत के आदिवासी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। दुनिया में हर जगह आदिवासी एक तरीके से कोने में सिमट के रह गए हैं। उनको लगातार उनका नरसंहार किया गया, उनको मारा गया, पर भारत में सैकड़ों सालों से आदिवासी ने लड़कर अपने अधिकारों को जीता है और आज भी वो ना कि सिर्फ बचे हुए हैं पर अपने अधिकारों के साथ साथ लड़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अपनी राजनीतिक चेतना को बढ़ा रहे हैं संघर्षों के थ्रू। पर अगर आप इस इतिहास को छोड़ दें और अभिनव की बात सुने, अभिनव कहते हैं कि आदिवासी बेचारे अकेले रहने वाले लोग, वो कभी कुछ नहीं मांगते, वो शांति से रहते हैं, भोले भाले लोग हैं। समृद्धि नाम की तो चीज़ नहीं दिखती पूरे गांव में। मैं महिलाओं को भी देख रहा हूँ तो उनके पास साड़ी नहीं है पहनने के लिए, वो नीचे एक लुंगी पहनती हैं, ऊपर एक लुंगी डालती हैं। ये सुनने में आपको काफी अच्छा लग सकता है, शायद आपको उनकी तरफ सहानुभूति भी लेकर आए, पर अगर आप अमेरिकी स्टाइल को देखें, जिस तरीके से वो स्वतंत्रता के नाम पे या फिर लोकतंत्र के नाम पे जब दूसरे देशों पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, या फिर जब अंग्रेज यहां पर आए थे और जिस तरीके से उन्होंने दलितों को, आदिवासियों को देखा, ये सेम वही नजरिया है। जब आप पूरे के पूरे पॉपुलेशन को, पूरे की पूरी आबादी को भोला भाला, शरीफ, कुछ नहीं मांगने वाला कह देते हैं, तो आप उनको डिह्यूमनाइज कर रहे हैं। आप उनसे उनका जो मानवीय शक्ति है, जो उनका जो राजनीतिक विषय होने की जो क्षमता है, आप उनसे वो छीन लेते हैं। और अगर हमने किसी ने भी इतिहास को थोड़ा सा भी देखा हो, ये कोई पढ़ाई और रिसर्च की बात नहीं है, तो हमें पता होगा कि आदिवासी सालों सालों से विद्रोह, क्रांतिकारी विद्रोह, जमींदारों के खिलाफ चाहे हो, अंग्रेजों के खिलाफ हो, या फिर चाहे आज भी वो लगातार लड़ाई कर रहे हैं। अगर आदिवासियों ने कुछ नहीं मांगा तो CNT एक्ट क्या है, FRA क्या है, पेसा कानून क्या है, और आज भी जो जल जंगल जमीन की लड़ाई हो रही, जो आज भी इतना महत्वपूर्ण जो नारा है, वो उसका मतलब क्या है। अगर मैं सिर्फ झारखंड की बात करूं, संथाल हुल, चुआड़ विद्रोह, बिरसा मुंडा का उलगुलान, भूमकाल रेबेलियन हो बस्तर में, ऐसे कई सारे विद्रोहों को नजरअंदाज करते हुए अभिनव कहते हैं कि बेचारे आदिवासी ये कभी कुछ नहीं मांगते। जब आप पूरे के पूरे तमगे को, पूरे के पूरे पॉपुलेशन को, आबादी को जब बेचारा कह देते हैं, तो आप उनके साथ कुछ भी करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। और असल मायने में ये आदिवासियों का कुछ ना मांग पाने की बात नहीं है, ये बात है कि इस समाज ने आदिवासियों को कितना सुना। क्योंकि आदिवासी पहले भी और आज भी अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अगर जब माओवादियों की बात करें तो आदिवासी माओवादियों के साथ मिलकर एक तरीके की लड़ाई कर रहे हैं, पर उसके अलावा माओवादी और आदिवासी और बाकी के लोग अलग अलग तरीकों से, चाहे छुटपुट हथियार हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई हो, वो कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मूलवासी बचाओ मंच के बारे में। उनके सारे नौजवान एक्टिविस्ट, सारे नौजवान जो कार्यकर्ता हैं, आज भी जेल के अंदर बंद है। सुनीता पोट्टम हो, रघु मिडियामी हो, या फिर और भी बाकी उनके साथी। सर, हम लोग जितना भी मांग रखे हैं, अपना मांग को सरकार पूरी नहीं करे, इसलिए हम लोगों को कह रहे हैं कि अपना मांग जब तक सरकार पूरी नहीं करेगी, हम लोग तब तक यहीं डटे रहेंगे। हमारा मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हर मतलब धरना से नहीं हटेंगे, क्योंकि बस्तर में पूरा हर जगह जगह, हर जिले में, संभाग में हर जगह बैठ रहे। समस्या है कि बस्तर में जो लाठीचार्ज, नरसंहार, बलात्कार, ऐसा कैंप लाके, रोड लाके, पूरा गश्ती घूम के अत्याचार कर रहे हैं। इसी के मतलब विरोध में पूरा बस्तर में ही चल रहा है। तो बात यह नहीं है कि क्या आदिवासियों ने कुछ मांगा कि नहीं, बात यह है कि आपने उनकी बात सुनी, और सुनी तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। और जिन आदिवासियों का रोमानीकरण अभिनव कर रहे हैं, ये आदिवासी जिस वक्त अपने जल जंगल जमीन, अपने अधिकार की बात करने के लिए सामने डट के खड़े होते हैं, उसी वक्त इनको क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले अंग्रेजों ने भी यही किया। अंग्रेजों ने ट्राइब्स को, इंडिजिनस पॉपुलेशन को एक क्रिमिनल के तौर पे देखा। हमेशा से वो पैदा होते साथ ही वो क्रिमिनल थे, इस तरीके से देखा। और ये जो रूप है, ये जो नजरिया है, वो कुछ खास बदला नहीं है भारत में। अभिनव पांडे जी से मेरा यही
अपील है कि ये आदिवासियों का महिमामंडन करना बंद करें, इंसानों के तौर पे देखें और उनके हक अधिकारों के आवाज़ के साथ खड़े हों। अगर उनमें कुछ भी पत्रकारिता के तौर पे या पत्रकार के तौर पे कुछ भी ज़मीर उनके अंदर बाकी है तो। आदिवासियों ने बार बार बहुत सारी डिमांडें करी है, जो कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया। अगर मैं कुछ ठोस चीज़ों की बात करूं तो विकास वो मांगते हैं। अगर आप कई रिपोर्टों के देखिए, मुकेश चंद्राकर जो आज नहीं रहे हमारे साथी, उनकी रिपोर्टों में भी पूर्व माओवादियों ने, आदिवासियों ने, खासकर जो मैंने बताया मूलवासी बचाओ मंच के जो रघु मडियामी थे, उन्होंने भी बताया, जो यहाँ पर सड़क ना बनने देने की बात करते हैं कि जो माओवादी सड़क रोकते हैं, जो आदिवासी सड़क नहीं चाहते हैं, उसके पीछे की सच्चाई बताई रघु ने बताया कि हम सड़क जरूर चाहते हैं। हम 4 लेन वाली चौड़ी सड़क नहीं चाहते जो हाईवे में बनती है। हम चाहते हैं वो सड़क जिसका जितना इस्तेमाल है गांवों को, ग्रामीणों को, वो मिले, दवाइयां पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, जो जरूरत की चीजें वो पहुंच पाए, लोग आसानी से ट्रैवल कर पाए, कम्यूट कर पाए। और वो ये कहते हैं कि जब आप सड़क लाते हैं तो उनके साथ सिक्योरिटी कैंप लेकर ना आए। अगर आपको सड़क बनानी है तो क्यों ना आप इसी गांव के ग्रामीणों को वो कॉन्ट्रैक्ट दे दे, वो अपने श्रम से, अपनी मेहनत से खुद बनाएंगे सड़क अपनी जरूरत के अनुसार, और वो इससे कुछ जीविका भी कर पाएंगे, कुछ कमा भी पाएंगे। पर ऐसी कोई बात आज तक सरकार ने ना मानी, उल्टा रघु को जेल के अंदर कर दिया। और आज इन सड़कों पे बस बड़े बड़े ट्रक जाते हैं जो यहां पर संसाधनों की लूट करने के लिए आते हैं। संसाधनों की लूट के लिए ट्रक आते हैं, संसाधनों को लेकर चले जाते हैं। ग्रामीण ज्यों के तो वहीं पड़े हैं और ज्यादातर, अधिकतर वो बदतर हालात में पड़े हैं इन सड़कों के आने से पहले जो हालात में थे। तो ये जो सड़कों की बात है वो इतनी सिंपल है नहीं जितनी सिंपल जिस तरीके से अभिनव सड़क की बात करते हैं और ग्रामीणों को जिस तरीके से भोला सड़क विद्रोह जो दिखाते हैं। और अगर पूरा डॉक्यूमेंट्री देखें तो सड़क 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 सड़क, हर थोड़ी देर पे अभिनव भाई को सड़क याद आ जाती है। और अभिनव भाई आप खा खा के जब नोएडा में जब बैठ गए स्टूडियो में और खुद को जब चलने का ढंग नहीं है तो बार बार हर जगह सड़क की मांग करने क्यों बैठ जाते हैं? जंगलों के में, नहरों के बीच में सड़क बनाते हैं, पहाड़ पे सड़क बना दें क्योंकि आप आ गए हमारे झारखंड में, बस्तर में रिपोर्टिंग करने के लिए। अबे यार अभिनव भाई थोड़ा शांत होइए, सड़क की बातें छोड़िए, लोगों की बातें करें। और सड़क की बात करने से पहले जैसे कि हमने बताया कि जरूरत के हिसाब से अगर आपका विकास हो तो आप समझेंगे कि ग्रामीणों ने और माओवादियों ने, दोनों ने सड़क से पहले तालाब की मांग की। तालाब की मांग क्यों की? तालाब लाएंगे तो वहां मछली पालन हो पाएगा, वहां उनको खेती करने में सुविधा होगी। लोग तालाब पर निर्भर हैं, ये कोई समझाने वाली या रिसर्च करने वाली बात नहीं है। मैं बार बार मुकेश चंद्राकर का जिक्र कर रहा हूं। मुकेश चंद्राकर की बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट है जहां पर वो पूर्व माओवादी बदरन्ना से बात कर रहे हैं और तालाब के बारे में, कनाल के बारे में, इरिगेशन के बारे में। तालाब का निर्माण, कुओं का निर्माण आप लोगों ने क्यों करवाया था उस समय? ये क्या, अभी देखो अब सरकार तो नहीं बना रही है उस क्षेत्र में, तो को सरकार नहीं बना रहा है तो नेक्स्ट हम कुछ तो ना कुछ करना है, लोगों को माने विश्वास जीतना है, उनको दिखाई चाहिए। नहीं तो काले हम बंदूक पकड़ के चलाने से नहीं होती है। तो बोलेगा तो ऐसे मारते रहेंगे, वो मारेगा हमको, हम मारते रहेंगे उनको, बीच में गरीब लोग फिर जेल में चले जाएंगे, जेल से आने के बाद उनको कुछ नहीं होती है। इसलिए क्या वर्तमान में हम लोग कुछ ना करके दिखाना है। इसलिए हम लोग पहले क्या मुद्दा उठाए थे कि रोड रोको तालाब बनाओ। इसका मेन मुद्दा यही देखिए कि रोड रोको पहले तालाब बनाओ। तो इसलिए जंगल को बचाना, फिर जंगल को बचाओ, पूंजीपति को भगाओ। और हजारों तालाब बनाए, कुएं खुदवाएं, और आज भी इन कुओं का, इन तालाबों का इस्तेमाल वहां के ग्रामीण कर रहे हैं, चाहे वो मछली पालन में हो, चाहे अलग अलग चीजों में हो। और ठीक इसी के उलट मुकेश दिखाते हैं कि कैसे बस्तर के अंदरूनी इलाके में सरकार ने हम टैक्स पेयर के पैसे से वहां पर एक स्विमिंग पूल बनाया। अब चूंकि सरकार इस तरह के स्विमिंग पूल का निर्माण करवा देती है जिसका इस्तेमाल 2-3-4 महीने तक ही हो पाता है, उसके बाद फिर लोग भूल जाते हैं और जनता के मोटी कमाई का एक बड़े हिस्से का जो है विकास के नाम पे इस तरीके से बंदरबांट किया जाता है। वो स्विमिंग पूल वहां पर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, उसका कोई इस्तेमाल मुझे नहीं लगता है कि आदिवासी के ग्रामीणों को मतलब कोई है, और ना ही वो इस्तेमाल कोई भी वहां कर पा रहा है। वो उसी तरीके से पड़ा हुआ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकार देखती है डेवलपमेंट को, किस तरीके से वहां के ग्रामीण डेवलपमेंट की मांग कर रहे हैं। अब रही बात माओवादियों ने वहां कुछ किया है या नहीं किया,
जो माओवादियों को ये आदिवासी के हित के अगेंस्ट वाले ग्रुप के तौर पे दिखाते हैं, पर अगर आप सच्चाई देखें कि माओवादी यहां पर छोटे छोटे दलम में आए थे, छोटे छोटे स्क्वाड्स में आए थे, आज सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी इनकी जो संख्या है वो लाखों में है। तो ये कोई बहलाने फुसलाने से नहीं हो जाता है। జీవుల కేతనమా నీకివిగో రెడ్ సాల్యూట్, నీకివిగో రెడ్ సాల్యూట్, ఓ అరుణ పతాకమా अगर आप मुकेश चंद्राकर की रिपोर्ट भी देखें बस्तर जंक्शन से, तो वो बताते हैं किस तरीके से यहां पर हजारों हजारों आदिवासी कई सारे इनकी रैलियों में, माओवादियों के रैलियों में, कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, खुद से आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं। ये कोई जबरदस्ती बच्चे नहीं आ रहे यहाँ पर, ये कोई जबरदस्ती उनके माँ बाप बच्चों को लेकर नहीं आ रहे हैं। अगर ये बंदूकों का डर होता तो क्या होगा, क्या कारण होगा, उसके बारे में कुछ 2-3 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। तेंदूपत्ता बस्तर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीविका का सोर्स है, स्रोत है। करीब करीब 6 महीनों तक की जीविका इससे निकल जाती है आदिवासियों की। वहां पर तेंदूपत्ता से बीड़ियां बनती है और बहुत सारी चीजें होती है। जब माओवादियों ने इन जंगलों में कदम रखा और आदिवासियों से कनेक्शन बनाया, उनकी समस्याएं जानी, तो तेंदूपत्ता के बारे में भी जाना। अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग जो प्राइस बढ़ाई गई संघर्षों के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट संघर्ष हो, वहां के जमींदारों संघर्ष हो, या फिर वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स से संघर्ष हो, आदिवासियों की जो ये जो जीविका का जो महत्वपूर्ण साधन है उसके प्राइस में कई गुना बढ़ोतरी हुई। कहीं कहीं पर 9 रुपए से लेकर 250 रुपए तक, 6 रुपए से लेकर 150 रुपए तक, 5 रुपए से लेकर 90 रुपए तक। ये सारी रिपोर्ट्स आपको थोड़ा सा जांच पड़ताल करने पे इंटरनेट पे खुद मिल जाएगा, और मैं खुद भी डिस्क्रिप्शन में कुछ रिपोर्ट्स को ऐड करूंगा आपके लिए। मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय की एक किताब में उन्होंने बताया था कि जो क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन है, जो माओवादियों का जो महिला संगठन है, वो भारत का अगर सबसे बड़ा नहीं तो जरूर सबसे बड़े में से एक महिलाओं का संगठन है, और खासकर सबसे बड़ा संगठन है क्रांतिकारी महिलाओं का। और ये जो महिलाएं हैं वो आदिवासी, भूमिहीन किसान, भूमिहीन मजदूर, इन परिवारों से आती हैं। लाख, 90,000 से 1 लाख, 1.5 लाख तक इनकी सदस्यता अरुंधति रॉय ने बताया, और काफी रिपोर्टों ने भी इसको कंफर्म किया। तो अगर आप ये गौर करिए, 1-1.5 लाख की सदस्यता अपने आप बंदूक के डर से नहीं आ जाती है। माओवादियों ने वहां पर लगातार पितृसत्ता के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ, एब्डक्शन मतलब किडनैपिंग के खिलाफ, रेप के खिलाफ, और कई सारी समस्याएं जो आमतौर पे जो औरतों को झेलना पड़ता है उसके खिलाफ उनको संगठित किया, उनको जोड़ा और उनकी जीविका में उनका हेल्प किया। इसी कारण से उनकी सदस्यता आप देख सकते हैं कि लाखों तक, अगर मैं सिर्फ एक संगठन की बात करूं तो वो KMS है, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन, वहां की है। और अगर भारत में दलित समस्या के बारे में बात करें, खास करके अगर आपको थोड़ा सा जांच पड़ताल करें तो आपको पता चलेगा कि भारत में जितने भूमिहीन खेतीहर मजदूर किसान हैं वो अधिकतर दलित परिवार से आते हैं। और अगर भारत में कोई भी आंदोलन, कोई भी मूवमेंट इन भूमिहीन किसानों को संगठित किया है, उनके हक की लड़ाई करी है, तो वो है माओवादी संगठन। चाहे वो 2004 से CPI माओइस्ट हो या फिर उससे पहले अलग अलग जो नक्सली ग्रुप थे, पार्टी यूनिटी, पीपल्स वॉर, MCC। आप बिहार में देख सकते हैं इसके बारे में। बिहार में एक समय में नक्सलियों को चमारों की पार्टी कहा जाता था। आप सोच सकते हैं कि ये उनके बारे में क्या दर्शाता है। जब बिहार में 1980 या 1990 के दशक में जो वहां के सामंती थे, जो वहां के जमींदार थे, उन लोगों ने अपनी अपनी प्राइवेट मिलिशिया, प्राइवेट आर्मीज खड़ी कर दी थी दलितों को मारने के लिए।
और इन्हीं दलितों को संगठित करते हुए माओवादियों ने वहां पर लड़ाई छेड़ी, जमीन के हक की बात करी, फेयर वेजेस की बात करी, वहां पर औरतों की सेफ्टी की बात करी, बच्चों की पढ़ाई की बात करी, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई करा, संघर्ष करा। ये सब कोई नकारने वाली बात नहीं है। अगर भारत में किसी भी आंदोलन ने, किसी भी पार्टी ने अगर दलित सवाल को पार्लियामेंट से बाहर देखा है और जमीन के मुद्दों से जोड़ा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ माओवादी पार्टी है। इसी मायने में हम कह सकते हैं ठोस तरीके से कि माओवादी पार्टी, माओवादी आंदोलन भूमिहीन दलितों का, वंचित आदिवासियों का, औरतों का सबसे बड़ा आंदोलन है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, कास्ट पे लिखने वाले लेखक आनंद तेलतुंबड़े ने कहा था कि कोई भी आंदोलन अपनी जीतों पे बनता है, ना कि हार पे। तो माओवादियों ने सिर्फ लड़ाई नहीं करी है, माओवादियों ने कुछ और बहुत सारी चीजें हासिल भी करी है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो वो उदाहरण है जमीन का। जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर भूमिहीन किसान अधिकतर है भारत में, तो इन भूमिहीन किसानों के लिए संघर्ष के थ्रू और अलग अलग तरीकों से, चाहे वो गवर्नमेंट में प्रेशर बनाए गए और गवर्नमेंट ने फिर रिलीज किया, इसके थ्रू माओवादियों ने, माओवादी आंदोलन ने हजारों हजारों एकड़ जमीन जमींदारों से छीनकर भूमिहीन किसानों में बांटी। अगर आप रिपोर्टों की बात करें तो वो टाइम्स नाउ में देख लें, टाइम्स ऑफ इंडिया में देख लें, इंडियन एक्सप्रेस में देख लें, ये सारी चीजें आपको, जिन लोगों ने भी माओवादी इलाकों में विजिट किया है, वहां पर भ्रमण किया, वो बता सकते हैं आपको ये बात। और आप गौर करें कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं है, माओवादियों के खुद के संविधान में, खुद के पॉलिटिकल प्रोग्राम का हिस्सा है ये कि जमीन का बंटवारा, जमीन जोतदारों को दिया जाए, लैंड टू द टिलर्स। ये उनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण नारा था, आज भी है। और एक और बात, आदिवासियों की जो भाषा है, आदिवासियों की जो लिपि है, स्क्रिप्ट, वो पूरे भारत में आपको दिखने कहीं नहीं मिलेगी। पर अगर मैं बस्तर की बात करूं, सिर्फ झारखंड को थोड़ा साइड किनार कर दें अगर, तो सिर्फ बस्तर की बात करूं तो बस्तर में गोंडी जो भाषा है उस पे माओवादियों ने खासकर काम किया है। माओवादियों के अनुसार अगर आपका स्कूल, आपकी जो शिक्षा का जो प्रणाली है, जो विद्यालय है, अगर वो भाषा नहीं बोलता जो बच्चे की जो मातृभाषा है, तो बच्चा कभी भी पढ़ाई नहीं कर सकता। इसी तर्ज पे माओवादियों ने गोंडी भाषा में शिक्षा देना शुरू किया वहां के बच्चों को। आज गोंडी भाषा एक ऊंचे स्तर पर डेवलप हुआ है, तो इसका डायरेक्ट श्रेय जाता है माओवादियों को और माओवादी आंदोलन को। तो एक तरफ हमने देखा कि जहां पर सरकार कंपनियों के लिए संसाधनों की लूट, जंगलों की कटाई कर रही है, दूसरी तरफ इन भूमिहीन किसानों के साथ, इन छोटे किसानों के साथ मिलकर माओवादियों ने इन अंदरूनी दूर दराज जंगलों में नहरें बनाई, कुएं खोदे, तालाब बनाए, बीज बैंक बनाया, बीज बांटे, मछली पालन करवाया, इरिगेशन का सुविधा बनाई कि भाई लोग हाथों से उठाकर, कंधों पे उठा के पानी लेकर ना जाएं, खेती करने में सुविधा हो। और ये बात मैं वापस कह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं, आप रिपोर्टों को तलाशें और देखें ये चीज। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि विकास सबके लिए सेम नहीं है। दिल्ली का विकास आप बस्तर में उतारेंगे बिना समझे तो वो विकास नहीं है, वो अटैक है उन पे आक्रमण है। आप बस्तर पे मॉल, स्विमिंग पूल नहीं बना सकते, आप बस्तर पे तालाब बनाएं, बस्तर पे उनकी जो भूखमरी की समस्या है उसको साफ करें, उनको ठीक करें, दुरुस्त करें। और एक बात इस डॉक्यूमेंट्री में बार बार बताने की कोशिश की है कि आदिवासी और नक्सली दोनों बिल्कुल साफ साफ अलग ग्रुप है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप गौर करें, मैं आपको और पहले लेके जाऊं तो एक डॉक्यूमेंट्री है विरासम में, पीस टॉक्स 2004, उस पे उन्होंने साफ साफ दिखाया है कि कैसे 1990 5 और 6 मई को एक रैली के दौरान 14 लाख ग्रामीण, 14 लाख लोगों ने शिरकत की। और ऐसे ही लाखों लाखों लोग, जब उन पे प्रतिबंध हटाया गया नक्सली पार्टियों पे, चाहे पार्टी यूनिटी हो या पीपल्स वॉर हो, तो लाखों लाखों लोग इनके रैलियों में इनको सुनने के लिए वहां पर आए। तो जब आप कहते हैं कि बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट है कि आदिवासी और नक्सली अलग है, तो ये बिल्कुल ही सरासर झूठ है। ना कि ये कोई सरकारी आंकड़ों में भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये अलग है। ये तो
अभिनव भाई की बहुत ही नाकाम कोशिश मैं मानूंगा, जो कि हम नौजवानों को मूर्ख समझते हैं और समझते हैं कि कोई बाहर देश से इंपोर्ट किया गया है माओवादियों को। तो ऐसा नहीं है अभिनव भाई, यहाँ के माओवादी आदिवासी, हाँ हर गांव में जिस तरीके से अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर भी समर्थक हैं। कुछ आदिवासी खुद माओवादी हैं, कुछ आदिवासी समर्थक हैं, कुछ आदिवासी उनसे अग्री नहीं करते हैं। ये सब जरूर है, पर आदिवासी और नक्सली को बिल्कुल अलग कर देना ठोस तरीके से, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब 31 मार्च के बाद जब अधिकतम माओवादियों का खतरा सरकार के अनुसार खत्म हो चुका है, हथियारबंद नक्सली खत्म हो चुके हैं, तो अब किस तरीके का जो चिन्ह है विकास का, अभिनव भाई के हिसाब से वो दिखाते हैं। अभिनव भाई कहते हैं कि यहाँ 75-80 सालों बाद इस गांव में तिरंगा लहराया है। उस घर की दीवार पे आप देखेंगे तिरंगा झंडा बना है, और आज़ादी के 70-75 साल बाद पहली बार इस गांव में तिरंगा फहराया गया। ये है विकास की निशानी। आप देखिए जरा, ये जो राज करने आते थे, उस तरीके का नजरिया है लोगों को देखने का। आपने झंडा गाड़ दिया, तरक्की हो गई। आपने तंबू बना दिए, तरक्की हो गई। वो जमीन हमने जीत लिया, झड़प लिया। ये इस तरीके का है। अभिनव भाई से पूछना चाहूंगा, तिरंगा आपके देशभक्ति की बात हो सकती है, बिल्कुल आप तिरंगा को देशभक्ति से देखें, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा तिरंगा क्या दर्शाता है विकास के मापदंड से? क्या वहां पर भुखमरी मर गई? क्या वहां बच्चों की शिक्षा की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? क्या वहां पर औरतें आज भी सेफ है, उन पर कोई अटैक नहीं हो रहा सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा? क्या आज भी वहां के ग्रामीण जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया वो जेल के अंदर नहीं सड़ रहे? क्या वहां की पानी की समस्या सॉल्व हो गई? क्या वहां पर जो फॉरेस्ट राइट, क्या वहां लागू होना शुरू हो गया वापस? पेशा कानून, वन अधिकार, ग्राम सभा, इन सब का क्या हुआ? तो झंडा और विकास का डायरेक्ट कनेक्शन क्या है अभिनव? ये बहुत ही जरूरी बात है जो हम सभी को सोचनी चाहिए। वो एक तरीके से आदिवासियों को और आदिवासी इलाकों को दिखाने की कोशिश है। दिल्ली है मेन सेंटर, बस्तर झारखंड साइड, झंडा गाड़ा बीच में आ गया, सेंटर में आ गया। और रिपोर्टों के अनुसार भी अगर देखें तो कभी भी ग्रामीणों ने खुद तिरंगा लहराने की जो ख्वाहिश है वो नहीं जताई। शायद वो तिरंगे से नफरत करते, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, पर शायद उनकी ये प्रायोरिटी लिस्ट में ना हो कहीं पर, जिन तरीके से वो अपनी जिंदगियों को जीते हैं। और रिपोर्टों के अनुसार माने तो सबसे पहले वहां पर कैंप बने, सिक्योरिटी फोर्सेस आई, और सिक्योरिटी फोर्सेस के आने के बाद वहां पर झंडे लगाए गए, और फिर इन झंडों को दिखाया गया कि विकास हो चुका है साथियों बस्तर में। यह है अभिनव भाई की ईमानदार पत्रकारिता। साथियों, इन सब तथ्यों की जो हमने बात करी, तो एक बात साफ साफ है, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, ये तथाकथित आजादी, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने बाकी विचारकों को, बाकी पत्रकारों को, छात्रों को, नौजवानों को जो अपने अधिकारों की लड़ाई करते हैं, सवाल करते हैं, उनको दिमागी नक्सल कह दिया। इसी तरीके से अगर आप देखें, एक कॉन्सेप्ट है इंटरनल कॉलोनियलिज्म, आंतरिक उपनिवेशिकवाद। झारखंड के एक एक्टिविस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता, क्रांतिकारी थे, ए.के. रॉय, एमसीसी के। उन्होंने कहा था, भारत एक समृद्ध देश है जिसमें गरीब लोग बसते हैं। भारत के भीतर झारखंड सबसे समृद्ध इलाकों में से एक है, लेकिन यहां सबसे गरीब लोग बसते हैं। चारों ओर रोशनी है, हर दिशा में उद्योग और बिजली घर फूल फल रहे हैं, लेकिन इनसे लगी हुई एक अदृश्य सीमा के ठीक पार इस क्षेत्र के लोग उन गांवों में रहते हैं जहां एक दिया तक जलाना मुश्किल है। रोशनी के बीच पसरा अंधेरा ही झारखंड है। एक महान मार्क्सिस्ट चिंतक थे माइकल पेरेंटी, उन्होंने भी बताया था कि ये गरीब देश नहीं है, ये बहुत ज्यादा लूटे गए देश है। There are very few poor countries in this world. Most countries are rich. The Philippines are rich. Only the people are poor. But there's big
The capitalists European and North American powers have carved out and taken the timber, the fluff, the hemp, the tobacco, the rum, the cotton, the copper, the iron, the leather, the bauxite, the honey, the labor, have taken out of the country. इस तरीके से अडानी को, दिल्ली को, बॉम्बे के बड़े बड़े बिल्डिंगों को रोशन करने के लिए झारखंड को, बस्तर को, बिहार को अंधेरे में रखा जाता है। और आज भी अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आज भी यहां पर कई कई इलेक्शंस का मेन मुद्दा यह है कि आपके गांव तक बिजली पहुंचेगी, आपके गांव तक सड़क पहुंचेगी, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय बनाए जाएंगे। तो ये तो हालत है आपके देश के 80 साल के बाद आजादी के। इसी आंतरिक जो समस्या है, ये जो इंटरनल कॉलोनियलिज्म है कि एक बड़ा राज्य और एक छोटा राज्य, एक बड़ा राज्य का जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक छोटा राज्य के अंडर डेवलपमेंट से। यह है हालत आपकी आजादी की। इसी के साथ मैं आपको छोड़ना चाहूंगा इन सब टिप्पणियों के साथ कि आप जरा घर पे जाएं, सोचें और समझें, और किसी भी चीज को देखने से पहले सवाल करें अपने आप से कि वो लोकतंत्र है साथियों। अगर है तो सवाल करें और सोचें और इन सभी बातों पर गौर करें। तभी तक के लिए आप सभी को मैं साहिल आजाद, हुल जोहार।